टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेप वाइज। अब स्टेप वाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या? स्टेप वाइज एक ऐसी अप्रोच है जिसमें आप अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को प्लान करते हैं, राइट? तो हम अभी डिस्कस करेंगे कि स्टेप वाइज में हम किस तरह से प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं। स्टेप वाइज की जो मेन एस्पिरेशंस हैं, एस्पिरेशंस क्या होते हैं? एस्पिरेशन इज़ बेसिकली होप और एम्बिशन ऑफ अचीविंग समथिंग। जो मेन एम्बिशंस हैं इसके वो हैं प्रैक्टिकलिटी, स्केलेबिलिटी, रेंज ऑफ एप्लीकेशन और एक्सेप्टेड टेक्निक्स। प्रैक्टिकलिटी इसका हमेशा एक कोशिश होती है कि वो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आंसर करे कि इस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम प्रोजेक्ट पे खड़े में तो वहाँ आगे हमें क्या करना है। स्केलेबिलिटी इज़ कि आप कितना इजीली रिसोर्सेज अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं, कितना इजीली वो एक्सटेंडेबल है, राइट? वो रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में यूज़ हो सकता हो आपका आइडिया। और एक्सेप्टेड टेक्निक्स में आप एक टर्म देख रहे हैं, बोरोड फ्रॉम प्रिंस एक्सेट्रा। यहाँ प्रिंस क्या है? प्रिंस इज प्रोजेक्ट्स इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, जहाँ आप क्लियर हों। प्रिंस स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट्स इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, जहाँ आप बिल्कुल क्लियर हों कि आपको किस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या स्टेप लेना है, आपका इन्वायरमेंट फुली एलैबोरेटेड हो, राइट? ये और क्लियर होगा जब आप प्रोजेक्ट प्लान, इसकी स्टेप वाइज की जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है उसके बेसिक स्टेप्स देखेंगे। देखें, ये वो बेसिक स्टेप्स हैं जो स्टेप वाइज की प्लानिंग में इंक्लूडेड है। देयर आर 10 स्टेप्स, राइट? अब इन स्टेप्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे किसी सिनेरियो को लेते हुए। पहले हम इसका एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि सबसे पहले स्टेज 0 में आप एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। फिर आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद पैरेलली दो काम करते हैं। एक तो आप उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं। मींस उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और कैसा डिज़ाइन होगा। देन आप एनालाइज करते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी इसकी, इन्हें हम किस तरह अचीव करेंगे। देन यू आइडेंटिफाई कि इसके डिलीवरेबल्स यानी प्रोडक्ट्स क्या होंगे और क्या फंक्शंस इसमें इनकॉर्पोरेट हो रहे होंगे। देन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ रिक्वायरमेंट्स आप ये देखते हैं कि हमें इस पर कितना एफर्ट लगाना है इन एक्टिविटीज़ या प्रोडक्ट्स को अचीव करने के लिए। देन जब आपके पास प्रोडक्ट्स क्लियर है, एक्टिविटीज़ क्लियर है और आपके पास एफर्ट यानी रिसोर्सेज क्लियर हैं, तो फिर आप यहाँ ये क्लियर हो जाते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या क्या रिस्क पॉसिबल हैं, जो कि हम रिस्क पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह के रिस्क आ सकते हैं। देन आप अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स, एक्टिविटीज़, एफर्ट एस्टिमेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क आप रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं। देन आफ्टर डूइंग ऑल दिस स्टफ इन स्टेप 7 आप रिव्यू करते हैं अपने प्लान को। जब आप रिव्यू कर लेते हैं अपने प्लान को तो आप उसको अल्टीमेटली एग्जीक्यूट कर देते हैं। जब आप अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं कि हमें इस तरह से अपने प्रोजेक्ट को लेने चलना है, तो फिर बारी आती है उसके बाद लोअर लेवल प्लानिंग की। मीन्स जब आप ऐसी रिसोर्सेज की बात करते हैं तो फंक्शन टू फंक्शन चेंज होंगी, राइट? जब आप बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आते हैं, जब आप सब कुछ आइडेंटिफाई कर देते हैं लोअर लेवल प्लानिंग का, देन अगेन आप रिव्यू करते हैं लोअर लेवल डिटेल्स को और फिर अगेन आइडेंटिफाई करते हैं। देन लूप बैक हो जाता है ये पूरा प्रोसेस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज़, एस्टिमेट एफर्ट फॉर एक्टिविटीज़, आइडेंटिफाई एक्टिविटी रिस्क। क्योंकि जो आपकी लोअर लेवल प्लानिंग होती है उसमें फिर से रिक्वायरमेंट होती है कि अगेन आप सर्च करें कि आपके पास कोई नई प्रोडक्ट तो इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही, कोई नई एक्टिविटी तो आपको इनकॉर्पोरेट नहीं करानी। अब जो आपने लोअर लेवल प्लानिंग की है उसमें क्या रिस्क आ सकते हैं, इन रिस्क को देखते हुए आपको किन रिसोर्सेज को एलोकेट करने की ज़रूरत है, या उसके बाद जब आप सब कुछ आइडेंटिफाई, एनालाइज और रिसोर्सेज एस्टिमेट कर लेते हैं, देन आप पब्लिसाइज करते हैं प्लान को, राइट? ये तो एक क्विक रिव्यू था इस चार्ट का। ये चार्ट हम स्टेप बाय स्टेप अभी एक्सप्लेन करूँगी मैं। मतलब हम हर इसके फेस को लेते हुए चलेंगे विद अ सिनेरियो। यहाँ आप अगर सिर्फ इसको देख लें तो ये भी काफ़ी होगा। इस सिनेरियो को आप गौर से समझें। ये एक सिनेरियो है जिसमें एक ब्राइट माउथ कॉलेज है, उसको पेरोल बनाना है, राइट? मतलब उस पेरोल क्या कि जैसे कॉलेज है, कॉलेज में टीचर्स टीच करते हैं तो उनकी क्या सैलरी बनेगी। तो सैलरी अकॉर्डिंग टू द वर्किंग आवर्स बनती है और वर्किंग आवर्स बनती है और हर टीचर की अपनी एक बेसिक सैलरी होती है। तो सैलरी बनाने के लिए आप उस बेसिक सैलरी को जितना भी उस टीचर का टाइम होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करा क्या है उन्होंने, अभी कॉलेज के लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग एक सर्विसेज कंपनी है,
एक सर्विसेज कंपनी है जो कि उसका पेरोल प्रोसेसिंग जनरेट करके देता है, राइट। पहला पॉइंट में क्या बता रहे हैं कि कॉलेज के पास अपने पेरोल प्रोसेसिंग जो करता है वो कॉलेज खुद नहीं कर रहा, वो कैसे कर रहा है कि एक सर्विसेज कंपनी, उसने सर्विसेज कंपनी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि वो पेरोल जनरेट कर दे। पहला पॉइंट क्लियर है, ओके। होपफुली पहला पॉइंट क्लियर होगा आपको कि के पास कॉलेज के पास जो पेरोल प्रोसेसिंग है कॉलेज वो खुद नहीं कर रहा, वो करवा रहा है किसी सर्विस कंपनी से, राइट। अब जिस कंपनी से कॉलेज ये काम करवा रहा है वो सर्विस कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक तो वो एक्सपेंसिव है, दूसरा वो एक्सपेंसिव होने के साथ साथ उनको अलाउ ही नहीं करती कि वो कोई डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ पर्सनल डाटा कर सकें। मतलब जैसे टीचर का एक पर्सनल डाटा होता है कि टीचर किस पॉइंट पे चेक इन कर रहा है, किस पॉइंट पे चेक आउट कर रहा है, टीचर ने किस दिन लीव ली है, किस दिन नहीं ली, ये सारा डाटा भी उनके पास लॉग हो रहा होगा ना, तभी तो वो पेरोल बना रहे हैं। लेकिन वो इस तरह की कोई डिटेल एनालिसिस अलाउ ही नहीं करता, वो जस्ट मंथ के आखिर में उनको एक पेरोल जनरेट करके दे देता है, और उस पर वो एक्सपेंसिव भी है, जबकि वो कोई एक्स्ट्रा काम उनका नहीं कर रहा, राइट। तो कॉलेज के लोग क्या डिसीजन लेते हैं, कॉलेज की जो टीम है, आईटी टीम समझ लें, वो ये डिसीजन, मैनेजमेंट टीम समझ लें, वो ये डिसीजन लेती है कि पेरोल जो है वो इन हाउस होगा, मतलब कोई सर्विसेज कंपनी इस पे काम नहीं करेगी, हम खुद ही करेंगे, बाय अक्वायरिंग एन ऑफ द शेल्फ एप्लीकेशन। मतलब हम खुद से एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे, जितनी भी हमारे पास अभी करंटली जो भी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, ऑफ द शेल्फ मीन्स नॉट डिज़ाइन और मेड टू ऑर्डर बट टेकन फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टॉक और सप्लाई। जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक है, जो भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स आपके पास हैं, जो भी एग्जिस्टिंग हार्डवेयर आपके पास है, आप उसी को यूटिलाइज करते हुए एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं जो आपका पेरोल जनरेट करे, रादर देन यूजिंग दैट सर्विसेज कंपनी जो कि बहुत एक्सपेंसिव है और वो आपको कोई डाटा भी अलाउ नहीं करे। एम आई क्लियर टू यू? Am I clear? Okay. Now moving forward the scenario. अच्छा, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि मैं आपको लाइव आंसर कर दूँ। अच्छा, प्रोजेक्ट का सिनेरियो क्या है? द यूज़ ऑफ द शेल्फ सिस्टम विल रिक्वायर अ न्यू इंटरनल पेरोल ऑफिस टू बी सेटअप, राइट। अब देखें, आपको एक ऑफ द शेल्फ भले आप सिस्टम बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए एक सेपरेट ऑफिस चाहिए जहां आप उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें कर सकें, उससे रिलेटेड इन शॉर्ट मीटिंग्स कर सकें, उससे रिलेटेड डीलिंग्स कर सकें, उससे रिलेटेड आइडियाज़ डिलीवर कर सकें, उसका सेटअप, उसका सर्वर, सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको एक सेटअप चाहिए, राइट। तो फिर वो कैसे पॉसिबल है? उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग रिक्वायर्ड है। क्या प्लानिंग करेंगे कि जब ऑफ द शेल्फ सिस्टम बनाना है तो आपको कुछ चीज़ें चाहिए ही चाहिए। देयर विल बी अ नीड टू डेवलप सम सॉफ्टवेयर एड-ऑन्स। कैसे? वन विल टेक पेरोल डाटा एंड कंबाइन इट विद टेबल डाटा टू कैलकुलेट द स्टाफ कॉस्ट फॉर ईच कोर्स रन इन द कॉलेज, राइट। जितने भी कोर्सेज कॉलेज में रन हो रहे हैं उसके लिए आपको ये करना है कि आपके पास पेरोल डेटा हो कि किस एम्प्लॉई को क्या अमाउंट दिया जाता है, क्या उसकी बेसिक सैलरी है, और फिर उस बेसिक सैलरी को आप टाइम टेबल डेटा से मल्टीप्लाई करें। मीन्स आप ये देखें वो टीचर्स के वर्किंग आवर्स कितने, ताकि आप स्टाफ की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकें। अच्छा, अब पीएम क्या कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो क्या करेगा? अब हम आते हैं स्टेप 1 की तरफ, इस्टेब्लिश प्रोजेक्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। यही इस डायग्राम में था, इसीलिए मैंने इस डायग्राम को काफ़ी क्विकली गो थ्रू किया कि यहाँ हम सिर्फ इन नेम्स को ही देखेंगे, आगे हम समझेंगे ये है क्या, राइट। तो यहाँ जो मेंशन है प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप, तो वो हम देखने जा रहे हैं, राइट। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स में आप करेंगे क्या? सबसे बेसिक काम, आप सारी पार्टीज़ को इंश्योर करेंगे कि वो प्रोजेक्ट पे एग्री करें और प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के साथ
एग्री करे और कमिटेड हो उसकी सक्सेस के लिए। देखिए जब प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स मीट होते हैं ना, जितना ज़्यादा क्लियर प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स होंगे उतना ही वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। जब आप ऑब्जेक्टिव्स को लेके क्लियर ही नहीं है तो आप उसकी सक्सेस पे कमिट नहीं है, राइट। अच्छा, अब इसको अगर हम और एक्सप्लेन करें कि इन ऑब्जेक्टिव्स में या प्रोजेक्ट के स्कोप को एस्टेब्लिश करने में क्या पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट हैं, या हम इस स्टेप 1 को कैसे अकम्प्लिश करेंगे, हम कैसे प्रोजेक्ट का स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स इनकॉर्पोरेट करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करें और ये इंश्योर करें कि इन ऑब्जेक्टिव्स को किस हद तक हमें मीट करना है कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। हाउ डू वी नो इफ़ वी हैव सक्सीडेड, राइट। हमें कैसे पता चलता है कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है? जितना ज़्यादा हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे, जितना ज़्यादा हमारे ऑब्जेक्टिव्स मीट होंगे, उतना ही हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। देन और क्या करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए? आपको एक टीम लीड बनाना ही पड़ेगा। जब भी आप अपना कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने जाते हैं जिसमें आप एक टीम बनाते हैं बीइंग अ स्टूडेंट, तब भी आप अपने प्रोजेक्ट का एक लीडर ज़रूर बनाते हैं, राइट। बिल्कुल उसी तरह कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट को अगर ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं सक्सेसफुली, देन उस ग्रुप ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कोई लीड हो। तो हु इज़ द बॉस, इस क्वेश्चन को आंसर करना बहुत ज़रूरी है। देन सिर्फ बॉस को आंसर करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी नहीं है कि हम इस प्रोजेक्ट का बॉस अपनी टीम में किसको बनाएंगे, ये आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है कि हमारे प्रोजेक्ट का दूसरे स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, राइट। अच्छा, अब स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स बेटा हर वो बंदा होता है जो आपके प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर रहा है या आपके प्रोजेक्ट में किसी ना किसी तरह आपके प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, राइट। कोई पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है तो उसके स्टेक होल्डर्स क्या होंगे? पेशेंट उसका स्टेक होल्डर होगा, डॉक्टर उसका स्टेक होल्डर होगा, नर्स उसका स्टेक होल्डर होगा, रिसेप्शनिस्ट उसका स्टेक होल्डर होगा क्योंकि वो एंट्री कर रहा है पेशेंट की, वो भी स्टेक होल्डर होगा, राइट। हॉस्पिटल की मैनेजमेंट उसका स्टेक होल्डर होगी। सो आप जब प्रोजेक्ट का स्कोप इस्टेब्लिश करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स इस्टेब्लिश करते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव्स कैसे क्लियर होंगे? जब तक आप हर उस बंदे का इंटरव्यू नहीं करेंगे जो उस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितना ज़्यादा एक्यूरेटली आप उन स्टेक होल्डर्स को जितना ज़्यादा इंटेलिजेंटली आइडेंटिफाई करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पास ऑटोमेटिकली आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे। कैसे? जब आप उनको इंटरव्यू करेंगे, राइट। देन कंटिन्यूइंग स्टेप 1, पॉइंट नंबर 4 इज मॉडिफाई ऑब्जेक्टिव्स इन द लाइट ऑफ स्टेक होल्डर एनालिसिस। देखिए एक तो वो ऑब्जेक्टिव होंगे जो सीधा सीधा स्टेक होल्डर में ओपोनेंट भी आ जाते हैं। कौन से ओपोनेंट? नहीं, आपके सॉफ्टवेयर के ओपोनेंट स्टेक होल्डर में नहीं आते। जो आपके सॉफ्टवेयर को किसी भी तरह यूज़ कर रहे होंगे वो आते हैं, वो इंक्लूडेड हैं स्टेक होल्डर्स में। अच्छा, अब देखें मॉडिफाई ऑब्जेक्टिव्स इन द लाइट ऑफ स्टेक होल्डर एनालिसिस। अब जब आप देखें, एक तो वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको आपका कस्टमर बताता है, राइट, वो आपने ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड करा दी। दूसरी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जो वो स्टेक होल्डर्स से आपको पता चलती है जो प्रोजेक्ट पे इनडायरेक्टली यूज़ करें, जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करें। देखिए पेशेंट और डॉक्टर, हाँ, कॉम्पिटिटर्स स्टेक होल्डर्स नहीं होते। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर्स आपके प्रोजेक्ट को यूज़ ही नहीं करते किसी भी एस्पेक्ट से, ना वो आपके प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स नहीं है। इसलिए मैंने एग्जांपल दी थी इसको क्लियर करने के लिए कि अगर कोई पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है तो पेशेंट, डॉक्टर, नर्स, उस हॉस्पिटल का रिसेप्शनिस्ट, उस हॉस्पिटल का मैनेजर, जो किसी भी तरह उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है वो उसका स्टेक होल्डर होगा। उनका इंटरेस्ट सिर्फ ये होता है कि आप कैसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर रहे होते। अगर वो आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो वो तो आपके सॉफ्टवेयर को हिट करा देंगे, एक तरीके से आपके सॉफ्टवेयर पे क्लिक्स आ जाएंगे, जो कि उनका इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट सिर्फ आपके आइडिया में है, आपके सॉफ्टवेयर के यूज़ करने में नहीं है। वो आपके सॉफ्टवेयर को किसी भी एतबार से यूज़ नहीं कर रहे, राइट।
जो किसी भी तरह आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ करें या आपके उनकी सोच आपके सॉफ्टवेयर को अफेक्ट करे, वो स्टेक होल्डर्स हैं, राइट। तो अब हमें हाँ, पॉइंट कमिंग बैक टूवर्ड्स पॉइंट नंबर 4, तो हमें किस तरह जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना है ताकि हमारे स्टेक होल्डर सेटिस्फाई हो जाएं। पॉइंट नंबर 5, कम्युनिकेशन बेस्ट करनी है। जितनी ज़्यादा आप इफ़ेक्टिव मेथड्स यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन के सारी पार्टीज़ के साथ, उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपका, उतना ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली, उतना ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल, उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल आपका प्रोजेक्ट होगा। तो आपको सबसे पहले ये मेथड्स देखने हैं कि हमें किस स्टेक होल्डर्स के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना है। देखें, कोई स्टेक होल्डर ऐसा होता है जो आपका कस्टमर है, वो विद इन द सिटी है, तो आप उसके पास जाके मीटिंग कर सकते हैं, ऐसे कम्युनिकेशन हो सकती है। कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली साइट्स को विजिट करते हैं, तो वो आपकी कंपनी में आके आपसे आप दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द कंट्री किसी और कहीं और रहते हैं, तो वहाँ से आप थ्रू ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, थ्रू ईमेल्स, थ्रू स्काइप, थ्रू जूम, राइट। तो ये आपको पहले स्टेब्लिश करना है कि आपको किस तरह अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है। नाउ मूविंग बैक टू द सिनेरियो, अभी हमने एक सिनेरियो देखा था कॉलेज का। अब इसमें क्या है, अगर मैं स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करूं, राइट, मैंने आपको स्टेक होल्डर्स स्टेप 1 समझाया। अब हम उस सिनेरियो को देखते हुए उसे मैप करेंगे, जो हमने अब तक पॉइंट्स डिस्कस करें, राइट। तो प्रोजेक्ट अथॉरिटी क्या करेगी, पीएम कौन है, प्रोजेक्ट मैनेजर है। प्रोजेक्ट मैनेजर देखेगा कि हमारे पास दो तरह के क्लाइंट्स हैं इस न्यू सिस्टम के लिए जो हम बनाने जा रहे हैं पेरोल का। एक तो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से देंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, कि किसकी क्या बेसिक सैलरी है, राइट। हर टीचर की बेसिक सैलरी फाइनेंस डिपार्टमेंट से पता चलेगी, और पर्सनल ऑफिस से हमें क्या पता चलेगा कि वो कितने वर्किंग आवर्स दे रहा है। अ वाइस प्रेसिडेंट एग्रीज टू बी ऑफिशियल क्लाइंट। अब जो ऑफिस का वीपी है वो एग्री करेगा कि मैं ऑफिशियल क्लाइंट बन जाता हूँ। एंड मंथली मीटिंग्स आर चेयर्ड बाय वीपी, और वो वीपी क्या कर रहा है, मंथली मीटिंग्स रख रहा है जिसमें पीएम भी है और फाइनेंस और पर्सनल डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, राइट। मीटिंग्स स्केड्यूल कर रहा है वीपी, और वो कौन अटेंड करेगा, पीएम यानी प्रोजेक्ट मैनेजर और फाइनेंस और पर्सनल डिपार्टमेंट्स के हेड्स, ताकि कम्युनिकेशन बैरियर ख़त्म हो, राइट। हमने स्टेप नंबर 1 ऑफ स्टेप वाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यही देखा है कि आप स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उनकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि आपके पास ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हों। तो उस सिनेरियो में आपने ये पॉइंट कैसे इनकॉर्पोरेट किया कि पीएम ने देखा कि मेरे पास दो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, दूसरा पर्सनल डिपार्टमेंट, और एक वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जिसने कहा कि ठीक है मैं ऑफिशियल क्लाइंट बन जाता हूँ और मैं मंथली मीटिंग्स रखूँगा जिसको वीपी चेयर करेगा और उसको पीएम हेड ऑफ द फाइनेंस एंड पर्सनल डिपार्टमेंट्स जिसको अटेंड करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जब सब एक टेबल पर बैठेंगे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो एक टेबल में बैठेंगे, तो जो भी कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं जो भी वो क्लियर हो, वो जो है ओवरकम होंगे। जब कम्युनिकेशन बैरियर्स ओवरकम होंगे तो सबको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स पता होंगी कि क्या क्या डिपार्टमेंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ आपने आइडेंटिफाई कर दिए स्टेक होल्डर्स, जो कि कौन है, पर्सनल ऑफिस जो कि आपको न्यू स्टाफ की डिटेल सप्लाई करेगा, लीवर्स जो लोग चले गए उनकी डिटेल सप्लाई करेगा, एंड चेंजेस यानी कोई बंदा प्रमोट हो गया है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन सप्लाई करेगा, या कोई बंदा आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन से या इस पर्टिकुलर कॉलेज से किसी और ब्रांच में मूव हो गया है तो वो भी आपको प्रोवाइड कर देगी इंफॉर्मेशन। अच्छा, टू प्रमोट कॉपरेशन, project manager might ensure new payroll system produces reports that are useful to personal staff। अब क्या है, एक बात ये होती है कि कभी कभी आपके स्टेक होल्डर्स रिलक्टेंस शो करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन सही से सप्लाई नहीं कर होते, तो मोटिवेट करना पड़ता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोजेक्ट मैनेजर की होती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है कॉपरेशन मोटिवेट करने के लिए कि सब एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो। जितना ज़्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, जितना ज़्यादा लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन बैरियर रिमूव होगा, और जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन बैरियर रिमूव होगा उतना अच्छे से आपको जो आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे। तो उन्होंने कहा जैसे हम अगर खुद से ये डेवलप कर लेते हैं ये सॉफ्टवेयर हम अपने कॉलेज में, तो क्या होगा, इससे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम ऐसी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं जो आपके लिए यूजफुल होंगी। कैसे, देखें, जैसे मंथ में एक
अलाउ होती है, एक लीव अलाउ होती है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय वो लीव नहीं करता तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से आपके स्टेटस आ जाएगा इस सॉफ्टवेयर में। और क्योंकि सॉफ्टवेयर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके पास हर फीचर है, तो आप उससे पर्सनल डाटा के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे कि मंथ में एक भी छुट्टी नहीं की, तो वो जो आपकी एक भी लीव नहीं है उसकी एक्स्ट्रा पे जनरेट हो सकती है, क्योंकि आपके पास डेटा है ना, राइट। तो उस डाटा को आप पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लोग क्या होंगे आपके ऑफिस के, वो मोटिवेट हो जाएंगे, राइट। वो कॉपरेट करना शुरू कर देंगे, तो उतना ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, इस्टेब्लिश प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या है कि किस तरह के स्ट्रैटेजिक प्लान में हम इस प्रोजेक्ट को इनकॉर्पोरेट करें कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहे और इजीली टास्क अचीव हो जाए। पॉइंट नंबर 1 क्या है इसका, इस्टेब्लिश लिंक बिटवीन प्रोजेक्ट एंड एनी स्ट्रैटेजिक प्लान। अपने प्रोजेक्ट को लिंक करें कि ये किस स्ट्रैटेजिक प्लान पे फिट होगा, मतलब प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स में इसको किस तरह पॉजिटिवली इनकॉर्पोरेट करें। वाई डिड दे वांट द प्रोजेक्ट, इस क्वेश्चन को आंसर करना, उन्हें प्रोजेक्ट क्यों चाहिए, किस काम का है ये प्रोजेक्ट, ताकि हम उस हिसाब से उसको प्लान कर सकें। आइडेंटिफाई इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स। फिर आप ये आइडेंटिफाई करें कि इसको हमें किस सॉफ्टवेयर पर डेवलप करना है, इसकी डेवलपमेंट कैसी होगी, हमें क्या स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, हमारी कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या होंगी, क्या हार्डवेयर है क्या सॉफ्टवेयर है, वही इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की इस्टेब्लिशमेंट में इंक्लूडेड है। आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट टीम ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, फिर आप ये देखें कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं उसकी टीम कैसे ऑर्गेनाइज करनी है हमें। मींस फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपके पास कोडिंग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट चाहिए, आपको आपके पास नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स कम से कम हो, तो आपको उसके लिए एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर्स चाहिए, राइट। लेकिन नेटवर्किंग टीम की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें नेटवर्किंग सेटिंग्स बहुत हैं, राउटर्स बहुत इन्वॉल्व हैं, पूरा नेटवर्क इन्वॉल्व है, कम्युनिकेशन बहुत है, तो आप उसकी नेटवर्किंग टीम को स्ट्रॉन्ग रखेंगे जो कि वेल ट्रेंड हो। भले आपके प्रैक्टिशनर्स इतने ज़्यादा हाईली ट्रेंड ना हो, इतने ज़्यादा एक्सपर्ट ना हो, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट आइडिया आप आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रोजेक्ट टीम को किस तरह ऑर्गेनाइज करें। देन मूविंग फॉरवर्ड, स्टेप नंबर 3, एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। आप इसमें ये इंश्योर करते हैं कि आप अप्रोप्रिएट मेथड्स यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। कैसे, डिस्टिंग्विश द प्रोजेक्ट एज आइदर ऑब्जेक्टिव और प्रोडक्ट बेस्ड। अब मेथड आइडेंटिफाई करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है या प्रोडक्ट बेस्ड है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर होता क्या है, ये आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या करता है, इट बेसिकली डिस्क्राइब्स द डिजायर्ड रिजल्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट after viewing the constraints of budget, time, any other resources। तो ये सब ऑब्जेक्टिव बेस्ड सॉफ्टवेयर होता ही वो है जो आपके पास रिजल्ट से रिलेटेड होता है। वहाँ कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं बनाने जा रहे होते, जस्ट यू हैव डिजायर्ड रिजल्ट एंड यू नीड टू अचीव दिस। तो अब प्रोडक्ट क्या होती है, प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिसमें आप कोई स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करना चाह रहे हो, कोई आपका प्रोडक्ट डिलीवरेबल हो, राइट। इज़ देयर मोर देन वन वे ऑफ अचीविंग सक्सेस। इस क्वेश्चन को आप आंसर करते हैं कि हम किस किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को एंड तक लेके जा सकते हैं। तो उसमें जो सबसे ऑप्टिमाइज वे होता है, सबसे ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज होती हैं, उनके लिए आप ऑप्ट करते हैं कि आपको डेवलपमेंट को किस पॉइंट पे किस तरह लेकर चलना है। एनालाइज अदर प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग क्वालिटी बेस्ड फल। व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट दिस प्रोजेक्ट, आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या चीज़ डिफरेंट है, हमारा प्रोजेक्ट क्यों ज़रूरी है मार्केट के लिए, हमारे प्रोजेक्ट की कैसी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके लिए हम इसको काबिल बहस ला सकते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी, राइट। अच्छा, और क्या होती है प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में, एक चीज़ और इंक्लूडेड होती है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो रियल टाइम होते हैं। तो वहाँ आपको ये देखना है कि अगर हमें 3 मिनट्स बाद रिजल्ट डिलीवर करना है तो 3 मिनट्स बाद ही करना है, नाइदर अर्लियर नॉर लेटर,
तो क्योंकि वहाँ पे एक थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है उसकी, अगर वो मैल फंक्शन कर जाए तो। देखिए रियल टाइम सिस्टम्स वो होते हैं जिनको उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आउटपुट देना होता है जैसा जिसमें डिज़ायर्ड होता है, राइट। जैसे कि कोई रॉकेट है, जब वो लॉन्च होता है तो उसकी बहुत बड़ी एक कैलकुलेशन होती है जिसमें बड़ा आप स्पेसिफिक होते हो। क्यों स्पेसिफिक होता है? क्योंकि अगर ज़रा सी भी कैलकुलेशन इधर से उधर हो गई तो वो कहीं का कहीं चला जाएगा, वो उस पॉइंट पे हिट ही नहीं करेगा जो आपका डिज़ायर्ड पॉइंट था, राइट। तो वहाँ क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, अदरवाइज आप बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाते हैं। आपको उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आउटपुट देना होता है। जैसे ईसीजी मशीन है, अगर जिस टाइम पे वो पेशेंट को चेक करिए उस टाइम पे जो उसकी करंट स्टेट है वही आनी चाहिए। अगर उसकी करंट स्टेट थोड़ी देर बाद आई तो आप उसको गलत मेजर्स दे दोगे। हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि ईसीजी उनका बिल्कुल एक्यूरेट हो। अगर उसी रन टाइम पे उन्हीं मिली सेकेंड्स के अंदर उसकी सही रीडिंग्स नहीं आई, उन्हीं माइक्रो सेकेंड्स के अंदर हमें सही रीडिंग नजर नहीं आया, वो टू मिनट्स बाद हमें सही रीडिंग्स दे रहा है, तो उसको तो डोज गलत दे दिया जाएगा। मे बी उसका बीपी हाई हो जिस टाइम पे उसका बीपी लो नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स एनालाइज करें और देखें कि हमारा सॉफ्टवेयर की हार्ड डेडलाइंस कौन सी हैं और सॉफ्ट डेडलाइंस कौन सी हैं। आइडेंटिफाई हाई लेवल प्रोजेक्ट रिस्क्स। रिस्क आइडेंटिफाई करें कि प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किस चीज़ों को हम ऐसा क्या टास्क परफॉर्म करें जिसकी वजह से वो रिस्क या तो रुक जाए, या हम कोई कंटिंजेंसी प्लान्स बनाएं जिनकी वजह से अगर वो रिस्क अकर हो जाए तो उसका इफेक्ट कम हो जाए। देन पॉइंट नंबर 4, टेक इनटू अकाउंट यूज़र रिक्वायरमेंट्स कंसर्निंग इम्प्लीमेंटेशन। आप यूज़र के रिक्वायरमेंट ज़रूर देखें, वरना आप अपने आइडिया को लेके क्लियर नहीं होंगे। एक वो रिक्वायरमेंट्स ही ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अपने आइडिया में बिल्कुल फोकस हो जाते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपके पास सारी एनालिसिस हो जाती हैं, तो फाइनली आप लाइफ साइकिल अप्रोच फॉलो करते हैं कि आपको अपने सॉफ्टवेयर को किस प्रोसेस में लेके चलना है, आइदर वाटरफॉल और इंक्रीमेंटल और प्रोटोटाइप्स। ये सारे मॉडल्स हम इनिशियल लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। देन आफ्टर ऑल ऑफ दिस यू रिव्यू ओवरऑल रिसोर्स एस्टिमेट्स। आप ये देखते हैं कि आपके पास ओवरऑल रिसोर्स एस्टिमेट्स क्या होंगे, उन रिसोर्सेज की कॉस्ट क्या आ रही है और वो रिसोर्सेज कैसे काम करेंगे, और क्या हमें उन रिसोर्सेज को बढ़ाना है या उनको रिड्यूस करने के भी ये हमारा टास्क अचीवेबल है। नाउ मूविंग बैक टू द सिनेरियो, अगर हम इन्हीं चीज़ों को उस सिनेरियो पे मैप करने जो हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 से, अगर हम इनको अपने सिनेरियो पे मैप करें, जो हम सिनेरियो लेकर इस आइडिया को समझने के लिए चल रहे हैं कि कॉलेज में जो पेरोल सिस्टम बन रहा है, तो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो पेरोल सिस्टम है वो ऑब्जेक्टिव बेस है या प्रोडक्ट बेस है। देखिए इस सिस्टम में हमारे पास कोई प्रोडक्ट बनकर नहीं आ रही, हमें कुछ रिजल्ट्स चाहिए। क्या रिजल्ट्स चाहिए? पेरोल चाहिए, राइट। तो वो जो आइडिया है वो एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड अप्रोच है। देन इसमें रिस्क क्या हो सकता है? रिस्क ये हो सकता है कि देखें जो हम पैकेज बनाने जा रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो ऑफ द शेल्फ है। ऑफ द शेल्फ का मैंने मतलब क्या बताया? नॉट डिज़ाइन और मेड टू ऑर्डर बट टेकन फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टॉक और सप्लाईज। हमारे पास जो भी एग्जिस्टिंग स्टॉक है, जितने भी अवेलेबल कंप्यूटर्स हैं, जितने भी अवेलेबल सॉफ्टवेयर हमने बाय किए हैं, हमें उन्हीं को यूज़ करते हुए बनाना है। तो इसमें रिस्क क्या है कि हमारे पास जो ऑफ द शेल्फ पैकेज मौजूद है वो काफ़ी ना हो कि हम पेरोल प्रोसेस कर सकें, हमें कुछ और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत हो। ये बहुत प्रॉब्लम रिस्क है। तो पीएम इसका आंसर कैसे करता है? पीएम कहता है कि पीएम ये डिसाइड करता है कि वो ये सिलेक्ट करे कि कौन से ऐसे कैंडिडेट पैकेजेस हैं मेरे पास जो मुझे जल्द अज जल्द मेरा काम करके दे सकते हैं, जो मेरा टास्क है वो अचीव करके दे सकते हैं। वो इतने एफिशिएंट लोगों को सिलेक्ट करके एक कंप्लीट पैकेज बना देगा। अच्छा भाई आप लोग हैं, आप ये काम मुझे कम से कम वक्त में दे दे। क्यों? क्योंकि वो ऑब्वियसली उनको उनकी स्किल्स पता होंगी प्रोजेक्ट मैनेजर को, तो अकॉर्डिंग टू द स्किल्स वो उनको ये टास्क असाइन कर देगा। ऐसा एफिशिएंटली वो एक पैकेज डिज़ाइन करेगा, भाई ये नंबर ऑफ पीपल हैं जो मुझे जल्दी काम करके दे सकते हैं। ऑल्सो एग्रीमेंट दैट इफ नेसेसरी प्रोसेसेस विल बी चेंज टू फिट इन विद द न्यू सिस्टम। उसके बाद वो ये एग्रीमेंट भी बनाएगा कि ड्यूरिंग द वर्क अगर हमें प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो हम चेंज करेंगे और डिसाइड करेंगे कि ऐसा प्रोसेस हम पिक करें जो हमारे इस नए सिस्टम के लिए बेस्ट हो। ज़रूरी नहीं है हम वो एक ही सिस्टम एक ही प्रोसेस लेकर चलें, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में
डिस्कस करा था कि हमें लाइफ साइकिल अप्रोच लेनी होती है और फिर रिव्यू करना होता है अपनी रिसोर्सेज को। तो मैनेजर ना सिर्फ एक अप्रोच लेके चल रहा है बल्कि उसको क्या भी कर रहा है, रिव्यू भी कर रहा है। नाउ स्टेप नंबर 4, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज़। स्टेप नंबर 4 में हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए एक दफ़ा तो आपकी प्लानिंग हो गई, आपने वो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव या प्रोडक्ट लेवल पे की। अब हम यहाँ पे स्टेप नंबर 4 पे इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को प्लान करेंगे। हेल्प इंश्योर ऑल एक्टिविटीज़ वी नीड टू कैरीड आउट आर अकाउंटेड फॉर। यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे शॉर्ट डिलीवरेबल्स क्या हैं, या इंटरमीडिएट मतलब मिडल ऑफ द प्रोडक्ट। हम जैसे एजाइल डेवलपमेंट में होता है, आप कस्टमर से बात करते हैं, कस्टमर को शो करते हैं कि अब तक का काम हमारा ये है, फिर कस्टमर आपको फीडबैक देता है, तो उसकी बेसिस पे या तो आप आगे काम करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर जो आपका पुराना काम होता है उसी को थोड़ा अपडेट करते हैं। ये बिल्कुल वही अप्रोच है कि आपने अपने प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करा। तो इसका पॉइंट नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स। मतलब हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या प्रोड्यूस करना है। जैसे टेक्निकल प्रोडक्ट्स में कोई लैंग्वेज है जिसमें हमें किसी प्रोजेक्ट को इनकॉर्पोरेट करना है, तो अगर वो लैंग्वेज आपकी कुछ एम्प्लॉयज़ को नहीं आती तो आप उनको ट्रेन करेंगे, उनको बताएंगे कि कैसे ऑपरेट करती हैं लैंग्वेज, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स रेडी कराते हैं। मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स मतलब प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स इसमें आ जाते हैं। क्वालिटी मीन्स आप अपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी क्या रखना चाह रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। Now projects from a hierarchy, main products have set of component products which in turn have some sub-components or sub-component products. These relationships are shown by product breakdown structure. अच्छा, अब हम प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, ये एक प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है फॉर सिस्टम डेवलपमेंट टास्क। देखें, आपके पास प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, और वो 3 तरह उसको आप ब्रेक कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। एक सिस्टम प्रोडक्ट्स है, दूसरी मॉड्यूल प्रोडक्ट्स है, तीसरी मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स है। देखिए, सिस्टम प्रोडक्ट्स में तो क्या होता है, जो भी आप आइडिया है आपका मेन, उसकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन आएगी, इंटीग्रेशन टेस्ट्स आएंगे, देन फिर जो आपका इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है आप उसको टेस्ट कर देंगे। इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस मीन्स डिफरेंट सिनेरियो जिसमें आप टेस्ट करते हैं कि क्वालिटी एंड अश्योरेंस की जो टीम होती है वो पूरा बस इसी पे फोकस कर रही होती है। काफ़ी बड़ी टीम होती है जो सिर्फ इंडिविजुअल फंक्शंस को टेस्ट कर रही है और देन इंटीग्रेट करके टेस्ट करिए पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को। अच्छा, एक दूसरा पार्ट क्या होता है, मॉड्यूल प्रोडक्ट्स। मॉड्यूल प्रोडक्ट्स में क्या होता है, मॉड्यूल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इंडिविजुअल मॉड्यूल्स का है जिसको आप इंडिविजुअल फंक्शंस भी कह सकते हैं, उनका कोड होता है और उसके क्या होते हैं, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि हम इनको इसका किस इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए डिज़ाइन करने जा रहे हैं। देन मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स। मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स में सिंपली क्या होता है कि आपका राइट एट द मूवमेंट अपने प्रोजेक्ट पे क्या स्टेटस है, जो कि आप किस में मेंशन करते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट में मेंशन करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। अगर आप अपना स्टेटस ही मेंशन नहीं करेंगे तो आपके पास कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का कोई पॉइंट ही नहीं होगा। जब जो वीपी है आपका जो पर्सनल डिपार्टमेंट है, आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जब वो सब एक जगह ऑन द टेबल बैठते हैं तो बात वो प्रोग्रेस रिपोर्ट से ही शुरू करते हैं कि अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट पे है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोडक्ट्स। सिलेक्शन प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, वॉल्यूम फिगर्स, ऑफिस लेआउट्स, यूज़र रिक्वायरमेंट्स, लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सर्वाइवर्स, इनविटेशन टू टेंडर। देखिए, अब तक ये जो पूरा ब्रेकडाउन है, प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर फॉर सिस्टम डेवलपमेंट टास्क, इसमें आप क्या बता रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट में आपकी एक प्रोडक्ट कितनी चीज़ों में आप ब्रेक डाउन करते हैं और इंडिविजुअली इन सबको इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर कुछ एक भी मिस हो गया तो आपका एक लूप होल रह जाएगा, राइट। तो वॉल्यूम फिगर्स, ऑफिस लेआउट्स के आपके पास क्या क्या लेआउट प्रेजेंट है। अच्छा, अब यूज़र रिक्वायरमेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आप ये देखते हैं कि अगर पहले से वो सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। जैसे पहले इस कॉलेज के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करी थी ऑर्गेनाइजेशन, उसने इस सिस्टम को कैसे डिस्क्राइब किया। अब आप ये देखते हैं कि अगर मैं इसको अपने कॉलेज में इनकॉर्पोरेट करूं तो मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो आप ये चाह रहे हैं कि सिर्फ पेरोल जनरेट ना हो,
इससे मैं यूज़र की यानी आपके टीचर्स की, कॉलेज के टीचर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन से उनको कोई बेनिफिट भी दूँ, ये आपकी मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट है। टेस्ट एग्जाम्पल मीन्स कि आप ये देखें कि अगर टीचर सिर्फ पूरे मंथ में एक छुट्टी भी नहीं कर रहा, तो वो जो लीव वो नहीं ले रहा उसका आप उसको एक्स्ट्रा अमाउंट एक फिक्स कर दें जो कि पे करें। या आप ये देखें कि अगर कोई टीचर एक्स्ट्रा आवर्स 40 आवर्स से ज़्यादा लगा रहा है, मतलब 42 या 43 आवर्स उसके हो रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से पर आवर जो उसकी फ़ीस बनती है, जो उसकी सैलरी बनती है, उसको उसको दें, ताकि लोग विलिंगली काम करें। लोगों को जब रिवॉर्ड मिलेगा तभी वो काम करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को अब चेंज करने जा रहे हैं। ओके, प्रोडक्ट्स होती क्या है? प्रोडक्ट का आइडिया क्लियर कर रहे हैं हम इन दिस स्लाइड। द रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी, राइट। प्रोडक्ट हम क्या कहते हैं? हमने कोई फंक्शन परफॉर्म किया, उसके नतीजे में हमें एक रिजल्ट मिला, जिसको हम क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट। दिस इज द मेन डेफिनेशन, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। कुड बी अमंग अदर थिंग्स फिजिकल थिंग, मतलब पीसी में इंस्टॉल्ड है। अ डॉक्यूमेंट, मतलब कोई लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर्ड है। ट्रेंड यूजर, एक इंसान जो कि वेल ट्रेंड है किसी बात को लेके। अ न्यू वर्जन ऑफ एन ओल्ड प्रोडक्ट, किसी कोई पुराना सॉफ्टवेयर था उसका अपडेटेड वर्जन भी एक प्रोडक्ट है। देयर कैन बी नो प्रोजेक्ट प्रोडक्ट दैट डू नॉट हैव एक्टिविटीज दैट क्रिएटेड देम। प्रोडक्ट का सबसे मेन पार्ट क्या होता है? एक्टिविटीज। जितनी अच्छा, हम क्या कह रहे थे? जब तक एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड नहीं होंगी मल्टीपल, तब तक आप प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे। जब मल्टीपल एक्टिविटीज़ इनकॉर्पोरेट होती हैं जिनका कोई रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उस चीज़ को आप प्रोडक्ट कहते हैं। द फॉलोइंग आर नॉट नॉर्मली प्रोडक्ट्स। जैसे ट्रेनिंग है, ये एक्टिविटी है, ये प्रोडक्ट नहीं है। इंटरव्यूज़ कंप्लीट होगा, ये क्या है? ये सेट ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं, एक सिंगल एक्टिविटी है, इसको आप क्या कह सकते हैं? ये एक इवेंट है, राइट। सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये रिसोर्सेज हैं या एक्टर्स हैं, ये भी प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट कैन बी डिलीवरेबल और इंटरमीडिएट। प्रोडक्ट्स हर वो चीज़ होती है जो या तो आप किसी पॉइंट पे डिलीवरेबल दे रहे हैं या कोई इंटरमीडिएट स्टेटस है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई। अच्छा, आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आइडिया क्या है, देन डिस्क्राइब करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन आती है कि ये है क्या, देन उसको डिराइव करते हैं कि ये किस चीज़ पे बेस करता है, हम किस वजह से इसको डेवलप करने जा रहे हैं। कॉम्पोजिशन, व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, राइट। फॉर्मेट, किस फॉर्म में होगा। रेलिवेंट स्ट्रक्चर्स मीन्स किस हार्डवेयर पे डिप्लॉय करेंगे, किन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए होगा। क्वालिटी क्राइटेरिया, किन फीचर्स को देखते हुए हम इसकी क्वालिटी को क्वान्टिफाई करेंगे। नाउ स्टेप नंबर 4 के साथ कंटिन्यू करते हैं। डॉक्यूमेंट जेनेरिक प्रोडक्ट फ्लोज। ये जो डायग्राम है ये प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम है फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इन्विटेशन टू टेंडर। देखें, सबसे पहले हमारे पास लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सप्लायर्स को अगर हम देखें तो वो कहाँ आ रहे हैं? इन्विटेशन टू टेंडर में। अच्छा, आपके पास फर्स्ट फेज में एक डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है उस सिस्टम की जो करंटली आपके पास एग्जिस्ट करता है, मतलब वो एक कैसा सॉफ्टवेयर है, वो एक कैसी प्रोडक्ट है? ओल्ड सॉफ्टवेयर है। जब उस सॉफ्टवेयर को आप अपडेट करना जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? यूज़र मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट इनकॉर्पोरेट करेंगे। जब इस सिस्टम में जो ओल्ड था उसमें यूज़र मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट्स इनकॉर्पोरेट हुई तो आपके पास कुछ वॉल्यूम फिगर्स आए। वॉल्यूम फिगर्स इनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसकी वजह से आपके प्रोडक्ट का वॉल्यूम यानी पोटेंशियल चेंज हो जाता है, राइट। तो जब आपके पास कुछ फिगर्स इनकॉर्पोरेट हुए, आपके पास न्यू प्रोडक्ट इनकॉर्पोरेट, तो आप अपने टेंडर को इनवाइट करेंगे, टेंडर टू इनविटेशन करेंगे कि भाई ये हमारी न्यू प्रोडक्ट का आइडिया है, राइट। अब देखें, यूज़र मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट्स में दो टास्क पैरेलली हो रहे हैं। एक क्या है? ऑफिस लेआउट्स, दूसरा क्या है? टेक्स्ट एग्जाम्पल्स। ये इसके दो आउटपुट्स हैं। ऑफिस लेआउट्स को भी आप इनविटेशन टू टेंडर में प्रेजेंट करेंगे, राइट, और यूज़र मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट्स को भी आप इनविटेशन टू टेंडर को प्रेजेंट करेंगे। और लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सप्लायर्स मीन्स कि आपके प्रोडक्ट के क्या पोटेंशियल सप्लायर्स होंगे जो आपकी जिन पे आपकी एक्टिविटी बेस करेंगे। तो दिस इज द जेनेरिक प्रोडक्ट फ्लोज डॉक्यूमेंट, फ्लो डायग्राम, सॉरी।
Now in step number 4.3 we recognize product instances. अच्छा, प्रोडक्ट इंस्टेंसेस क्या होते हैं? Here the question arises, the PBS and PFD will probably have identified generic products. For example, software modules. देखिए, एक तो होती है कंप्लीट प्रोडक्ट और एक होती है आपके पास उसके फंक्शंस. जो भी प्रोडक्ट के सब फंक्शंस होते हैं उनको आप क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स. हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके. अच्छा, पीबीएस होता क्या है? पीबीएस ये होता है कि आप प्रोडक्ट को कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं. पीबीएस स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर. PBS stands for product breakdown structure and PFD is product flow diagram. राइट, अभी हमने ये दोनों चीज़ें देखी है. ये प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है जिसमें आप प्रोडक्ट को सिस्टम, मॉड्यूल और मैनेजमेंट लेवल पे ब्रेक करते हैं. दिस इज नोन एज प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड PFD इज प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम. अब ये दोनों चीज़ें हम बनाते ही इसलिए हैं कि हमारे पास आइडेंटिफाई कर लें हम कि जेनेरिक प्रोडक्ट है क्या या हमारे सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स क्या हैं. जैसे कि सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स होते हैं वो भी एक जेनेरिक प्रोडक्ट है. हम इंटरमीडिएट स्टेट में सॉफ्टवेयर को ऐसे ही डेवलप करते हैं. इट माइट बी पॉसिबल टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, बट इन मैनी केसेस दिस विल हैव टू बी लेफ्ट टू लेटर मोर डिटेल्ड प्लानिंग. अच्छा, प्रैक्टिकली आप ये देखते हैं कि जब आपके पास मॉड्यूल्स क्लियर हैं तो आप मॉड्यूल बाय मॉड्यूल उसको ब्रेक डाउन नहीं करते, उसको हम लेटर प्लानिंग के लिए छोड़ देते हैं. पॉइंट नंबर 4.4 इज प्रोड्यूस आइडियल एक्टिविटी नेटवर्क. आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज नीडेड टू क्रिएट ईच प्रोडक्ट इन द PFD. PFD इज हमने प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम बनाई थी ना, वो PFD है. राइट, identify the activities needed to create each product in the PFD. More than one activity might be needed to create a single product. अगर हमें सिंगल प्रोडक्ट बनानी है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट हमने लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस करा है कि प्रोडक्ट वही होती है जिसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो. राइट. अच्छा, आप हमेशा जब भी कोई वर्ड आपके पास लिखा हुआ हो तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे ये एक्टिविटी है? वर्ब हमेशा एक्टिविटी होती है और उसके साथ कोई एक नाउन लिखा हुआ होता है, लेकिन वर्ब मस्ट होगा. वर्ब जहाँ आपको नजर आएगा किसी नाउन के साथ तो वो एक एक्टिविटी है. मॉड्यूल ए स्पेसिफाई, मॉड्यूल ए डिज़ाइन मॉड्यूल है तो इसमें स्पेसिफाई एक वर्ब है, तो स्पेसिफाई मॉड्यूल एक एक्टिविटी है. डिज़ाइन मॉड्यूल है तो इसमें डिज़ाइन एक वर्ब है, तो डिज़ाइन मॉड्यूल है एक एक्टिविटी है. ड्रॉ अप एक्टिविटी नेटवर्क. ये देखिए, ये एक्टिविटी नेटवर्क है जो हमने किसके लिए बनाया है? फाइनली ब्राइट माउथ कॉलेज पेरोल प्रोजेक्ट एक्टिविटी नेटवर्क फ्रेगमेंट. कि हम ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें हम कैसे एक्टिविटीज़ को डिवाइड करेंगे. यहाँ से हमारा टास्क स्टार्ट हुआ. हमने सबसे पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालाइज किया, मतलब जो उस पर करंटली सर्विसेज कंपनी काम कर रही थी, और अपने जो जितने भी पोटेंशियल सप्लायर्स थे उनको विजिट करा, सर्वे करा, ताकि हम इंटरव्यू करके रिक्वायरमेंट्स क्लियर कर सकें. अच्छा, यहाँ हमने सिस्टम को एनालाइज करने के बाद यूज़र रिक्वायरमेंट्स ऑब्टेन करी, जो कि हमारी कंपनी के हमने कंपनी के लोगों से बात करी, कॉलेज के लोगों से बात करी. फिर हमने टेस्ट केसेस जनरेट करे, ऑफिस की लेआउट प्लान करी, वॉल्यूम्स कैलकुलेट करे. देन हमने ड्राफ्ट करा इन्विटेशन टू टेंडर कि हम ये काम करने जा रहे हैं. और जो पोटेंशियल सप्लायर्स थे उनको सर्वे करके भी हमने इशू करवा दिया इनविटेशन टू टेंडर. यहाँ हमने उसे क्या करा था? ड्राफ्ट करा था. ड्राफ्ट वर्जन को हमने मॉडिफाई किया इस फेज में. राइट, ये हमारे पास एक रफ डॉक्यूमेंट था, इसको हमने फाइनलाइज किया किस फेज से गुजरने के बाद?
पोटेंशियल सप्लायर से गुजरने के बाद, जहाँ से हम और क्लियर हो गए, जिसके बाद हमें एंड स्टेट में चले गए। ये पूरा प्रोजेक्ट एक्टिविटी नेटवर्क फ्रेगमेंट है किसका, ब्राइट माउथ कॉलेज का, कि वो किस तरीके से अपनी एक्टिविटी को कैरी करेंगे। अच्छा, यहाँ देखें क्या हो रहा है। ये एक सिंपल एक्टिविटी चार्ट है, राइट। यहाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमें इस एक्टिविटी चार्ट में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ हमें चेक पॉइंट चाहिए होता है। मतलब वहाँ हम देखते हैं कि हमारा कौन सा मॉड्यूल किस स्टेट में है, उसके बाद हम किसी और जगह जाना चाह रहे हैं तो हम चेक पॉइंट लगा देते हैं कि हमारी ये स्टेट कंप्लीट हो गई है। जैसे ऑफिस में हमें टास्क मिलता है कि आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करना है और इस प्रोजेक्ट के इन मॉड्यूल्स तक काम करना है, तो जब हम कुछ मॉड्यूल्स डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसके बाद हम चेक पॉइंट लगा देते हैं कि इस टाइम पे हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया, अब हम एक दूसरे टास्क की तरफ मूव होने जा रहे हैं, तो वो चेक पॉइंट उसी के लिए है। यहाँ देखें, आपने 3 मॉड्यूल्स डिज़ाइन कर लिए, आपने 3 मॉड्यूल्स डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद आप कोडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप किसी न्यू फेज की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक चेक पॉइंट इंसर्ट कर देंगे डायग्राम में। तो बिल्कुल वही हुआ है कि देखें, ये डिज़ाइन सिस्टम था, यहाँ आपने सबसे पहले मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी को डिज़ाइन कर दिया। डिज़ाइन के बाद जब आप उसके कोड में आने ना, तो आप एक चेक पॉइंट इंसर्ट कर देंगे कि इस जगह मेरा एक टास्क कंप्लीट हो गया है, अब मैं दूसरे एक्टिविटी की तरफ मूव कर रहा हूँ। फिर जब आपने कोड कर दिया तो फिर आप उस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। सिस्टम को टेस्ट करने के लिए बाद जब आप कोई नई एक्टिविटी इनकॉर्पोरेट करेंगे तब भी आप एक चेक पॉइंट इंसर्ट कर सकते हो। चेक पॉइंट का मकसद सिर्फ इतना है कि आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ स्विच करने जा रहे हैं। एस्टिमेट एफर्ट फॉर ईच एक्टिविटी, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 का पॉइंट नंबर 1 क्या है, कैरी आउट बॉटम अप एस्टिमेट्स। अच्छा, ये बॉटम अप एस्टिमेट्स क्या होते हैं? बॉटम अप एस्टिमेट्स ये होते हैं कि आप ये देखें कि अब तक आपने जी चेकआउट अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, बस उसमें ये ध्यान रखना है मुराद कि आपकी एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई हो। जैसे यहाँ पे आपने डिज़ाइन सिस्टम की स्टेट से मूव करे, तो अभी आप एक ही स्टेट में, आप डिज़ाइन सिस्टम और डिज़ाइन मॉड्यूल ए, डिज़ाइन मॉड्यूल बी, डिज़ाइन मॉड्यूल सी, इन दोनों के बीच में आप चेक पॉइंट नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी तक आपकी कोई एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई है। डिज़ाइन सिस्टम के अंदर ही डिज़ाइन मॉड्यूल है, डिज़ाइन मॉड्यूल बी और डिज़ाइन मॉड्यूल सी। यहाँ जब आपने ये तीनों मॉड्यूल डिज़ाइन कर दिए तो पूरी एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब जब आप कोड मॉड्यूल ए, कोड मॉड्यूल बी, कोड मॉड्यूल सी की तरफ जाएंगे तो उससे पहले आप चेक पॉइंट लगा सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये कोडिंग एक नया टास्क है। तो जब आपकी कंप्लीट एक्टिविटी फुली फिनिश्ड हो जाए तब आप उसके बाद चेक पॉइंट इंसर्ट करते हैं। Now moving towards step 5, estimate effort for each activity, carried out bottom up estimates। आप ये करें कि आपने एक पॉइंट पे आप पहुंच गए, अब आप केयरफुली देखें, डिस्टिंग्विश करें बिटवीन एफर्ट एंड elapsed टाइम। दिस इज कैरी आउट बॉटम अप एस्टिमेट्स। कि आपके इतने टाइम में कितना एफर्ट लगा। स्टेप नंबर 2, रिवाइज प्लान टू क्रिएट कंट्रोलेबल एक्टिविटी। आप अपने प्लान को अगेन रिवाइज करें, आप अपने प्लान को अगेन रिवाइज करें। क्यों? क्योंकि देखें, जब आपने देख लिया कि अच्छा एफर्ट इतना लगा है, उसमें इतना टाइम इलैप्स हुआ है, तो क्या मैं इस एफर्ट को ज़्यादा कर दूं, तो क्या मेरा टाइम कम कर लूँगी, या मेरा जो टाइम है वो किस तरह से कम हो सकता है, क्या मैं इस पर कौन सी रिसोर्स ऐसी बढ़ाऊँ, वर्किंग फोर्स बढ़ा दें, बैंडविड्थ बढ़ा दें, कम नंबर ऑफ पीसीज के साथ हम ज़्यादा टाइम ज़्यादा
आउटपुट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, अपनी रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, अपने टाइम को कंट्रोल करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, सारी रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम प्लान को रिवाइज करते हैं। ब्रेक अप वेरी लॉन्ग एक्टिविटीज इनटू अ सीरीज ऑफ स्मॉलर वन। तो जितना ज़्यादा आप अपनी एक्टिविटीज़ को स्मॉल एक्टिविटीज़ में ब्रेक करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रोजेक्ट कंट्रोलेबल होगा। इसीलिए हम चेक पॉइंट इंसर्ट करते हैं ताकि हमें पता हो अच्छा ये एक फ़ेज़ है, अब इस फेज़ को हम कैसे मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर फेज़ में हम क्या रिसोर्सेज ऐड करें या डिडक्ट करें। अब डिज़ाइन फेज़ का कोड फेज़ से डायरेक्टली रिलेशन नहीं, यहाँ जो हम चेंज करेंगे वो इस पे इन्फ्लुएंस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा। तो यहाँ आप एक चेक पॉइंट इसलिए इंसर्ट करते हैं कि आप अपनी लॉन्ग एक्टिविटीज़ को शॉर्ट एक्टिविटीज़ में ब्रेक कर दें। बंडल ऑफ वेरी शॉर्ट एक्टिविटीज़ क्रिएट चेकलिस्ट्स, ताकि आप एक चेकलिस्ट क्रिएट कर लें जिनसे आप क्लियर हों कि हम अभी किस स्टेट पे हैं। जी, एफर्ट वही है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हम बात सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम बात करते हैं। एफर्ट टाइम कि एक महीने में कितने लोग कितना काम कर रहे हैं। आइडेंटिफाई एक्टिविटी रिस्क, अच्छा एक्टिविटी रिस्क को आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई रिस्क फॉर एक्टिविटीज़, कि अगर रिस्क अगर होगा तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर रिस्क अकर होगा तो उसके अकर होने के कितने चांसेस हैं कि वो रिस्क डैमेज करे, राइट। उसके अलावा रिस्क को प्लान करें और कंटिजेंसी मेजर्स लें कि अव्वल तो हम ये कोशिश करें कि रिस्क आए ही ना, सेकेंडली हम ये कोशिश करें कि अगर रिस्क आ जाता है तो हम उसको केटर कर लें। एक्शन इफ रिस्क डस अकर, कंटिजेंसी प्लान में हम यही करते हैं कि अगर सब कुछ करने के बाद भी अवॉइडेंस स्ट्रेटजी ना चली तो हम क्या करें, कैसे मेजर्स लें कि रिस्क आ जाए तो उसका इफेक्ट सिस्टम पे कम से कम पड़े। एडजस्ट ओवरऑल प्लान्स एंड एस्टिमेट्स टू टेक अकाउंट ऑफ रिस्क, देखें ओवरऑल प्लान्स एडजस्ट करें और ऐसे एस्टिमेट्स बनाएं कि हमें क्लियर हो कि अच्छा ये रिस्क आएगा, इसके लिए हमें एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रेन करना है, क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, और रिस्क आने से पहले हमें क्या एक्टिविटीज़ रखनी है कि रिस्क आए ही ना, और अगर रिस्क अगर हो जाए तो हमें किस एक्टिविटीज़ को कैरी करना ताकि उसका इफेक्ट हमारे प्रोजेक्ट पे कम से कम हो। तो हमें कुछ ऐसे एडजस्टमेंट प्लान्स ही बनाने पड़ते हैं अपने ओवरऑल सिस्टम के लिए। Now, step number 7, allocate resources. Point number 1, आइडेंटिफाई एंड एलोकेट रिसोर्सेज टू द एक्टिविटीज़। अब मैं बार बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि रिसोर्स का मतलब सिर्फ नंबर ऑफ पीसीज नहीं है, रिसोर्स का मतलब कॉस्ट, टाइम, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, स्टाफ, मैनेजमेंट। रिसोर्सेज में हर वो चीज़ इंक्लूडेड है जो आपके सॉफ्टवेयर पे इम्पैक्ट डाल रही है, आपके सॉफ्टवेयर की एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए हेल्प दे रही है, सब कुछ इंक्लूडेड है, राइट। तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि मुझे किस तरह का स्टाफ अपनी हर एक एक्टिविटी के लिए चाहिए, और किस तरह का स्टाफ पूरे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, वो किस चीज़ में ट्रेन हो, कौन से लोग हैं जो ट्रेंड ना हो तो मेरे प्रोजेक्ट के लिए ओके है, कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे प्रोजेक्ट के लिए फुली ट्रेंड चाहिए, मुझे किस तरह की बैंडविड्थ, किस तरह के यूज़र्स, किस तरह की स्टाफ रिक्वायर्ड है, या किस तरह के हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, या क्या क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है प्रोजेक्ट की। नाउ स्टेप नंबर 2, रिवाइज प्लान्स एंड एस्टिमेट्स टू टेक इनटू अकाउंट रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। अच्छा, ये रिविजन करें, ऐसे प्लान्स बनाएं कि आप क्लियर हो अपने प्रोजेक्ट को लेके कि मेरे प्रोजेक्ट को अगर मुझे इतने टाइम तक करना है तो उसके लिए मेरी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, और अगर वो प्लानिंग फिट नहीं हो रही तो अपने प्लान को रिवाइज करें और रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स को देखें कि क्या मेरे पास बैंडविड्थ कम है, अगर बैंडविड्थ कम है तो मैं किस तरह से इस बैंडविड्थ को वर्चुअली ज़्यादा कर सकती हूँ। अगर स्टाफ अवेलेबल नहीं है किसी लेटर डेट के साथ, या जो नॉन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से इस्टेब्लिश होंगी, राइट। इन सब के बैकअप प्लान्स आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए। नाउ एक गैंट चार्ट देखते हैं आप, LT लीड टेस्टर और TA यहाँ पे क्या है, टेस्टिंग असिस्टेंट। वीक कमेंसिंग क्या है कि ये फर्स्ट वीक है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ वीक है मार्च का। जी,
सर्वे पोटेंशियल सप्लायर्स। अच्छा, जब आप पोटेंशियल सप्लायर्स को सर्वे करते हैं तो आपकी ये फाइनेंशियल असिस्टेंट होगी। देन एनालाइज एग्जिस्टिंग सिस्टम, ये काम है बिजनेस एनालिस्ट का। देन ऑब्टेन यूज़र रिक्वायरमेंट्स। अच्छा देखें, ये जो आपका बिजनेस एनालिस्ट है, ये आप फीडबैक दे रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आप यूज़र रिक्वायरमेंट्स ऑब्टेन कर रहे हैं। यूज़र रिक्वायरमेंट्स ऑब्टेन करने के साथ साथ आपके दिमाग में यह भी होना चाहिए कि मेरा जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है वो, और उसके बाद जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आगे लेकर चलूँगी। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालाइज करना आपके फर्स्ट वीक में है। जब तक आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालाइज नहीं कर लेते तब तक आपके यूज़र रिक्वायरमेंट्स को ऑब्टेन करना बिल्कुल बेकार है। तो बिजनेस एनालिस्ट पहले वीक में एनालाइज करेगा एग्जिस्टिंग सिस्टम को, देन उसके बाद वो डिपेंडेंट है एग्जिस्टिंग सिस्टम, यूज़र रिक्वायरमेंट्स एग्जिस्टिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट है। जब सिस्टम एनालाइज हो जाएगा उसके बाद ही यूज़र रिक्वायरमेंट्स स्टार्ट होंगी, जो कि बिजनेस एनालिस्ट करेगा ये टास्क। फिर थर्ड वीक में आप क्या करेंगे, एनालाइज एग्जिस्टिंग सिस्टम को, एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालाइज करने के बाद यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के बाद थर्ड वीक में आप टेस्ट केसेस जनरेट करेंगे। अब टेस्ट केसेस का ताल्लुक इन दोनों से है, वो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंडेंट है, सॉरी इन दोनों एक्टिविटीज़ पर डिपेंडेंट है। जिसमें पहली एक्टिविटी क्या है, एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालाइज करना, देन यूज़र रिक्वायरमेंट्स ऑब्टेन करना, फिर ही आप टेस्ट केस जनरेट करेंगे जो फाइनल एक्टिविटी होगी उस पर। तो ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा, टेस्ट केसेस जनरेट करेगा सिस्टम एनालिस्ट। देन प्लान ऑफिस लेआउट्स, ऑफिस के प्रेमिसेस ऑफिस जो है या ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि मुझे इस तरह का सिस्टम बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या लेआउट फॉलो करनी है। देन कैलकुलेट वॉल्यूम्स, अब कैलकुलेट वॉल्यूम्स डिपेंडेंट है इन दोनों एक्टिविटीज़ पे। किन दोनों एक्टिविटीज़ पे, एनालाइज एग्जिस्टिंग सिस्टम और ऑब्टेन यूज़र रिक्वायरमेंट्स, इन दोनों पे डिपेंडेंट है। और उसके साथ साथ वो इन दोनों की, किन दोनों एक्टिविटीज़ के पैरेलल पे चल सकता है, टेस्ट केसेस और प्लान ऑफिस लेआउट्स के पैरेलली वर्क कर सकता है। और ये काम भी कौन करेगा, सिस्टम एनालिस्ट करेगा। ड्राफ्ट एंड इशू इनविटेशन टू टेंडर, जब आप ये सारे टास्क कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप एक टेंडर इशू कर देंगे बिजनेस एनालिस्ट, जिसका जो काम किसका है, अगेन बिजनेस एनालिस्ट का है, कि पहले वो एक टेंडर ड्राफ्ट करें और उसके बाद उसको इशू कर दें। राइट, इस डायग्राम को आप 2-3 दफ़ा देखेंगे तो इट विल बी वेरी क्लियर। ये सारे वो एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोजेक्ट में कैरी होंगी, और ये एक्टिविटीज़ कौन कौन कैरी कर रहा है वो यहाँ पे मेंशन है कि सर्वे पोटेंशियल सप्लायर्स को फाइनेंस असिस्टेंट करेगा, एग्जिस्टिंग सिस्टम को बिजनेस एनालिस्ट एनालाइज करेगा, और बिजनेस ही एनालिस्ट ही एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालाइज करने के बाद रिक्वायरमेंट्स ऑब्टेन करेगा। देन जब ये दोनों टास्क हो जाएंगे तो उसके बाद सारी डिपेंडेंसी इन दोनों पे ही होगी, एग्जिस्टिंग सिस्टम के एनालाइज करने पे और यूज़र रिक्वायरमेंट्स ऑब्टेन करने पे। आफ्टर दैट सिस्टम एनालिस्ट, प्रीमिसेस ऑफिसर और बिजनेस एनालिस्ट की ये जिम्मेदारी होगी कि वो दूसरे टास्क परफॉर्म करे, जिसमें इनविटेशन टू टेंडर बाकी की सारी एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट है। स्टेप 8 इज़ रिव्यू पब्लिसाइज प्लान, राइट। तो स्टेप 8 तक आते आते आप सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर चुके हैं। एट द एंड आपको ये करना है कि आपके जो क्वालिटी एक्सपेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट प्लान के, जो भी आपने इनिशियली डिसाइड किए होंगे, उनको एक दफ़ा रिव्यू करना है कि कहीं कोई लूप होल्स तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई जिससे हम सक्सेसफुल प्रोजेक्ट क्रिएट ना कर पाएँ, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। सो यू नीड टू रिव्यू द क्वालिटी एक्सपेक्ट्स इन स्टेप 8.1, राइट। इन स्टेप 8.2 you need to make a document plan and obtain agreement, right. In step 9 and 10 you actually execute your plan and create lower level plans for distant in time task, right. तो स्टेप 9 और 10 में जब आप सब कुछ कर चुके होते हैं, सारे डिसीजंस ले चुके होते हैं, तो स्टेप 8 में ये सब डिसाइड करने के बाद कि कहीं आपके क्वालिटी तो कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो ये सारे डिसीजंस लेने के बाद फाइनली स्टेप 9 और 10 में आप एग्जीक्यूशन की तरफ आते हैं और अपने प्लान को एक्चुअली
इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं और फिर लोअर लेवल प्लानिंग करते हैं कि अच्छा लोअर लेवल प्लानिंग से ये मुराद है कि आप अपनी अब टीम वाइज प्लानिंग करेंगे कि प्रैक्टिशनर्स में टास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये देखेंगे कि विच एक्टिविटीज़ आर डिपेंडेंट, विच एक्टिविटीज़ आर इंडिपेंडेंट, ये देखेंगे कि किस एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा, राइट, कितने एम्प्लॉयज़ की नीड है। सो ये सारे लोअर लेवल प्लानिंग्स। क्या कहीं हमें एम्प्लॉयज़ बढ़ाने तो नहीं है, कहीं कभी प्लान चेंज भी करना पड़ता है, तो क्या हमारे पास क्वालिटी एक्सपेक्ट्स रिव्यू करने के बाद आप कभी ये भी प्लान चेंज कर देते हैं कि चले हम कुछ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, या कभी आप ये प्लान कर देते हैं कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ उतने ही रखते हैं, 1 वर्किंग आवर इंक्रीज़ कर देते हैं, राइट। सो इन दिस होल लेक्चर वी हैव कवर्ड many things, but from these things the main key points are we need to establish our objectives before starting any project, right? We need to think about the characteristics of the project, right? Discover, set up the infrastructure to support the project including standards। देखिए ना, जब आप कोई स्टैंडर्ड ही सेट नहीं करेंगे किसी चीज़ का तो वो कैसे सक्सेसफुल होगी, क्योंकि आप क्लियर नहीं होंगे। जितना ज़्यादा आप क्लियरली किसी भी चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर को समझेंगे उतना ही ज़्यादा उसको सपोर्ट मिलेगी आपके प्रोजेक्ट को, राइट। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स टू बी क्रिएटेड एंड द एक्टिविटीज़ दैट विल क्रिएट दैम, राइट। यू नीड टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज एंड आई एम रिपीटिंग दिस अगैन एंड अगैन के रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ वो नंबर ऑफ सेट ऑफ कंप्यूटर्स नहीं होता जो आपके प्रोजेक्ट में यूज होंगे। रिसोर्सेज मीन्स ईच एंड एवरी person, each and everything which is impacting, which will be utilizing in your project in any means, either it can be person, it can be a computing device, it can be network that you will be using, वो भी एक रिसोर्स है, बैंडविड्थ भी एक रिसोर्स है, राइट। आपका प्रोजेक्ट मैनेजर भी आपके प्रोजेक्ट में एक रिसोर्स है। ओके, सेटअप क्वालिटी प्रोसेसेस, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एक क्वालिटी प्रोसेसेस का सेटअप करें, राइट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक यू।